मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी पर आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी को। अच्छा, 1 से लेकर के 25 तक हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस ईयर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 26 से लेकर के आगे जितने भी पूछे गए आज समाप्त कर देंगे सभी क्वेश्चंस को। तो 26 से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर 26 की बात करें तो देखो, इस पे एक कोटेशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जो कि जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले जस्टिस, और जस्टिस कब आया है? 1910 में आया है दोस्तों। ठीक है, उसकी एक कोटेशन है यहाँ पर लिखी गई है, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, each stone of which rests on another, has been said by। और ये किसके द्वारा कहा गया है, एक कोटेशन किसके द्वारा बोली गई, आपको वो आंसर करना है। और ये टीजीटी के 2011 में पूछा जा चुका है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। गॉल्सवर्दी का एक प्ले कौन सा है? जस्टिस है। और इसका मतलब क्या? लॉ इज व्हाट इट इज, यानी कि कानून वही है, एक क्या है? मैजेस्टिक एडिफाइस है, यानी कि एक राजसी इमारत होती है जो हम सभी को आश्रय देती है। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, जो हम सभी को आश्रय प्रदान करती है। ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, यानी कि जिसका प्रत्येक पत्थर दूसरे पर एक दूसरे पर टिका हुआ है। ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये जज के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? जज के द्वारा बोला गया है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका सही होगा। जरा पढ़ करके देख लो। पढ़ करके क्या, ये जो चीज हमने बताई वही चीज है। इट इज सेड बाई दी जज, किसके द्वारा? जज के द्वारा बोला गया। किस में? जस्टिस में। और जस्टिस को 1910 में जो है पब्लिश हुआ था। ये 1910 में आया था। और उसी की एक कोटेशन है, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। तो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर पे क्या है कि इन विच ईयर, कौन सी साल, गॉल्सवर्दी ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, नाइटहुड का ऑफर लेने से किस साल मना कर दिया? तो कहीं कहीं आपको 1918 देखने को मिलेगा, और मुझे भी लगता है 1918 ही क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूथ को पढ़ोगे तो वहां पर क्या है? 1919 दे रखा है। ठीक है, तो 1918 मुझे लगता है सही है। फिलहाल आप भी अपने स्तर से इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सी साल इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दी थी। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को और मृत्यु 31 जनवरी 1933 को हुई थी। 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फोरसाइट सागा के लिए। फोरसाइट सागा इनका 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, बाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जॉन गॉल्सवर्दी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। इंग्लिश नॉवलिस्ट का मतलब यह है उपन्यासकार हैं। प्ले राइट एक नाटककार हैं। ही बाज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज, और ये नोबेल प्राइज विजेता हैं। इनको नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1932 में। ही टर्न डाउन अ नाइटहुड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उन प्राइम मिनिस्टर का नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा 1919 में। देखो यहाँ पे 1919 ही दे रहे हैं, जबकि मुझे लगता है 1918 थी। ठीक है, एक बार को आप चेकआउट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देख लीजिएगा अपने स्तर से। ऑन दी परसेप्ट दैट द राइटर्स रिवार्ड कम सिंपली फ्रॉम दी राइटिंग्स इटसेल्फ, और उन्होंने ये कह करके इसको मना कर दिया था कि ये कह करके इसको ठुकरा दिया था कि लेखक का पुरस्कार केवल लिखने से मिलता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे 28 नंबर पे। अगर हम 28 नंबर पे बात करते हैं तो गॉल्सवर्दीज प्ले, जो गॉल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइफ है वो डील करता है विद द सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि ये किस सब्जेक्ट पर आधारित है। जॉन गॉल्सवर्दी का स्ट्राइप किस विषय से संबंधित है? तो ये किस विषय से संबंधित है? लेबर डिस्प्यूट इसमें दिखाया जाता है। क्या स्ट्राइप में लेबर डिस्प्यूट दिखाया जाता है दोस्तों, ध्यान बनाए रखना, जिसमें कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में डिस्प्यूट होता है। किसके बीच में? कैपिटलिस्ट और जो है लेबर क्लास के बीच में। और ये टीजीटी के 2013 में
पूछा जा चुका है। तो गॉल्सवर्दी का कौन सा प्ले स्ट्राइप, और स्ट्राइप कब आया है? 1909 में ये आया है। ठीक है, ये 3 एक्ट प्ले है, इनमें टोटल 3 एक्ट हैं और ये डील करता है, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन थीम है, वो कॉन्फ्लिक्ट विरोध दिखाया जाता है बिटवीन दी कैपिटल एंड द लेबर क्लास। जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, और जो लेबर वर्क होता है, उसके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस प्ले के अंदर दर्शाया गया है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एक सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना। एक सेंटेंस को दोस्तों क्या करना है? कंप्लीट करना है। उनका आइलैंड फारसीज, आइलैंड फारसीज कब आया था? 1904 में आया था। हैज बीन रिटन बाय, ये लिखा गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन गॉल्सवर्दी का। यही इनका पहला वर्क है जो कि इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है, इससे पहले जितने भी ये वर्क लिखा करते थे, अपने पेन नाम से पब्लिश करवाया करते थे, जॉनसन जॉन के नाम से। आगे देखिएगा, इसके आंसर्स पे जाइएगा, आंसर्स पे जाइएगा। आइलैंड फारसीज हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, जो कि 1904 में आया, अंडर हिज ओन नेम। ओके, और ये इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था, इंस्टीड ऑफ के स्थान पर जॉनसन जॉन, क्योंकि इनसे पहले वर्क ये अपने पेन नाम से पब्लिश करवाते थे, जॉनसन जॉन के नाम से। तो इन्होंने 1904 में अपने पेन नेम को टाटा बाय बाय बोल दिया और खुद के नाम से अब वर्क पब्लिश करवाए जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर पे आपको फिर से गैप फिल करना है, और उनका गॉल्सवर्दी फेमस प्ले, गॉल्सवर्दी का एक प्रसिद्ध नाटक द सिल्वर बॉक्स। और ये सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में आया है। ये इनका पहला प्ले माना जाता है। डील्स विद, डील करता है, किससे डील करता है? इसमें अगर हम बात करें तो इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस को डील करता है। इसमें जो न्याय होता है वो इन इक्वलिटी होता है, यानी कि इसके अंदर जो चीज दिखाई जाती है, न्याय की असमानता दिखाई जाती है। इन इक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। जॉन गॉल्सवर्दी फेमस प्ले किसकी बात कर रहे हैं? सिल्वर बॉक्स की, जो कि 1906 में आया है। ये इनका पहला प्ले है और डील करता है इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस से, यानी कि न्याय की असमानता से ये डील करता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर पे फिर से आपको गैप फिल करना है। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। जस्टिस जो प्ले का टाइटल है, ये कैसा है? तो एक आयरनिकल है। ये कैसा है? एक आयरनिकल है, ध्यान बनाए रखना। आयरनिकल वो होता है, ये प्ले का नाम तो जस्टिस है, लेकिन इस प्ले को जब आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो जस्टिस कहीं नजर नहीं आता, न्याय कहीं नहीं नजर आता, इसीलिए आयरनिकल है, विडंबनापूर्ण है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। उन्होंने क्या करा? जस्टिस जो है वो क्या है? एक क्राइम प्ले है, ये भी ध्यान बनाए रखना। गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1910 में दोस्तों इसको लिखा गया है। इसके बाद में एज आ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस, ये एक कैंपेन चलाया गया था टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए दी कंडीशंस, स्थिति को इन ब्रिटिश प्रिजन्स, जो ब्रिटिश की प्रिजन थी उसको, यानी कि जो ब्रिटिश जेलों की स्थितियों में सुधार के अभियान के रूप में लिखा गया था इसको। ठीक है, किसके रूप में लिखा गया था? ब्रिटिश जेलों की जो स्थिति थी उसमें सुधार के अभियान के रूप में, कैंपेन के रूप में इस प्ले को लिखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 32 नंबर पे, तो देखो इन विच ईयर, कौन सी साल बाद जस्टिस पब्लिश्ड, जस्टिस कौन सी साल पब्लिश हुआ था? तो 1910। डी ऑप्शन आपका सही होगा। जस्टिस गॉल्सवर्दी का एक प्ले है जो कि पब्लिश हुआ है, और कब पब्लिश हुआ है दोस्तों? 1910 में। इट एम्ड, इसका मुख्य उद्देश्य था टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी उसमें सुधार लाना था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस में क्या रिफॉर्म लाना था? सुधार लाना था। ठीक है, अगला 33 नंबर पे एक बार देख लो दोस्तों। 33 नंबर पे अगर हम बात करें, कंप्लीट दी सेंटेंस करना है। इसमें क्या करना है कि जस्टिस, जो जस्टिस है इनका न्याय है, सोज प्रॉब्लम ऑफ, और किसके बीच प्रॉब्लम दिखाया जाता है? इसमें इंग्लिश लीगल सिस्टम जो होता है उसमें की प्रॉब्लम के ऊपर इसको लिखा गया है। किसमें? अंग्रेजी जो कानूनी प्रणाली होती है उसके ऊपर।
ठीक है, जॉन गॉल्स, जरा पढ़ के देख लो एक बार, पूरा समझ आ जाएगा। जस्टिस गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, जिसमें प्रॉब्लम दिखाई जाती ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये जो प्ले है जस्टिस, उसको अडॉप्ट करता है अ सैटिरिकल टोन इन क्रिटिसिज्म द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। मतलब ये हुआ, गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखे जस्टिस अंग्रेजी कानूनी जो सिस्टम होता है, लॉ सिस्टम होता है, उसकी समस्याओं को दर्शाता है। जस्टिस में न्यायिक प्रणाली की अनुचित प्रथाओं की आलोचना करने के लिए ये व्यंग्यात्मक एक प्ले होता है। इसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि अनुचित प्रथाओं का जिक्र होता है कि जुडिशियल सिस्टम में किस तरीके से अनुचित प्रथाएं हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, एक सटायर होता है। अगला बात करें 34 पे, तो हु हैज रिटन, किसने लिखा, जॉयसलिन। देखो ये 2 बार 16 और 21 दोनों बार पूछा गया था, लेकिन दोनों बार ही जॉयसलिन की स्पेलिंग गलत थी, जोकलिन लिख दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान बनाए रखना, अमंग दी फॉलोइंग राइटर्स, इनमें से जॉयसलिन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉयसलिन जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। जॉन गॉल्सवर्दी का निक नेम, पेन नेम क्या होता है, जॉन सिन जॉन होता है। तो जॉयसलिन इज अ वर्क जॉन गॉल्सवर्दी का रिटेन, अब कब लिखा गया, 1898 में इसको लिखा गया है, अंडर द सिडम यानी कि पेन नेम जॉन सिन जॉन के नाम से। अगला बात करें 35 नंबर पे, तो हु इज हेरोल्ड क्लीवर। यहां पर एक कैरेक्टर का नाम पूछा गया है कि जो हेरोल्ड क्लीवर होता है गॉल्सवर्दी के जस्टिस नामक प्ले में, वो कौन होता है। तो गवर्नमेंट काउंसिल होता है, डिफेंस काउंसिल, जज या मैनेजिंग क्लर्क होता है। हु इज ही, ठीक है, हमने क्या बताया, हु इज ही, वो कौन है भाई, सीधी सीधी बात बताना है आपको। ठीक है, तो कौन है ये ध्यान बनाए रखिएगा। ये एक गवर्नमेंट काउंसिल दिखाया जाता है, कौन दिखाया जाता है दोस्तों, गवर्नमेंट काउंसिल दिखाया जाता है, यानी कि एक सरकारी वकील दिखाया जाता है। कौन होता है, सरकारी वकील होता है, ये सरकारी वकील दिखाया जाता है जिसका नाम हेरोल्ड क्लीवर होता है, और ये जस्टिस में दिखाया जाता है। एक बार जरा पढ़ो तो इसको आपको समझ आएगा। हेरोल्ड क्लीवर वो कौन होता है, एक गवर्नमेंट काउंसिल होता है गॉल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में, और जस्टिस कब आया, 1910 में। ये क्या है, एक क्राइम प्ले है, और इसमें एक कैंपेन चलाया जाता है, यानी कि कैंपेन चलाया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन। मेरे कहने का मतलब जो ब्रिटिश जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक कैंपेन चलाया जाता है, एक अभियान चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ग्रैनविले बार्कर हैं, अगर हम बात करें ग्रैनविले बार्कर हैं, वाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गॉल्सवर्दीज फॉलोइंग प्ले एक्सेप्ट वन। यहाँ पे उन्होंने कहा है ग्रैनविले बार्कर एक को छोड़कर गॉल्सवर्दी के निम्नलिखित प्लेज को अंग्रेजी मंच से परिचित कराने के लिए जिम्मेदार थे, इनमें से कौन है। तो आपको पहचान करके लिखना है इसमें से कौन सा है, दी सिल्वर बॉक्स। बाकी सभी जस्टिस, स्ट्राइप, लॉयल्टी सभी सही हैं, सिल्वर बॉक्स ऐसा है। एक्सेप्ट वन में कौन आएगा, सिल्वर बॉक्स। दोस्तों एक्सप्लेनेशन इसका देखो, ग्रैनविले बार्कर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते, फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गॉल्सवर्दीज प्ले द सिल्वर बॉक्स। मतलब ये हुआ कि ग्रैनविले बार्कर गॉल्सवर्दी के नाटक द सिल्वर बॉक्स के अंग्रेजी मंच के परिचय के लिए जिम्मेदार नहीं थे। 37 नंबर पे देखो, 37 नंबर पे अगर हम बात करें तो एक पूछा गया है जॉन गॉल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, और टीजीटी 2004 और टीजीटी 2015 में इसको पूछा गया है कि कंट्री हाउस में किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, तो अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों किसको रिप्रेजेंट किया गया है, अपर क्लास। किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है मेरे दोस्तों, अपर क्लास के लिए। तो ध्यान बनाए रखना, ठीक है। द कंट्री हाउस बाय गॉल्सवर्दी रिप्रेजेंट करता है द अपर क्लास को। इट एनालाइसिस ऑन द मोर डिटेल्ड स्केल
द लिटिल वर्ल्ड विच रिवॉल्व अराउंड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ द स्क्वायर। यानी कि जो कंट्री हाउस है वो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस छोटी सी दुनिया का अधिक विस्तृत पैमाने पर विस्तृत विश्लेषण करता है जो स्क्वायर के पारंपरिक अधिकार के यानी कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, रिवॉल्व्स अराउंड है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर पे उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है सरल सा कि जॉन गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है। जॉन गॉल्सवर्दी का दोस्तों मास्टरपीस कौन सा होता है, तो फोर साइड सागा इनका क्या है, मास्टरपीस है, जो कि कब आया था, 1922 में। ठीक है, द फोर साइड सागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स। फोर साइड सागा में 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, तो ध्यान बनाए रखना 3 नॉवेल्स का कॉम्बिनेशन और 2 इंटरल्यूड हैं इसमें, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ है और यही इनका मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 पे उन्होंने कहा द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, अगर हम इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास की बात करें, वर्ग के प्रभाव को दर्शाया गया है इसमें, तो किस में दर्शाया गया है दोस्तों, तो लॉयल्टीज में। किस में, लॉयल्टीज में। माफ करना, नॉट लॉयल्टीज, एस्केप होगा दोस्तों। क्या होगा, एस्केप में। किस में साथियों, एस्केप में इसकी बात कही गई है। किस में, एस्केप में। थोड़ा ऊपर कर लें। एस्केप डील्स करता है विद फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग को, द पीजियन विद सोशल डिटर्मिनेशन। भाई लॉयल्टीज ही है, माफ करो यार, यहां ऑप्शन से गड़बड़ हो रहा है। 39 द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, तो डिपिक्ट किया गया लॉयल्टीज में ही। आंसर डी ही है। क्या है, डी ही है। इसका एक्सप्लेनेशन चारों का दिया है नीचे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया देख करके। एस्केप जो होता है वो डील करता है किसको, विद द फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो पीजियन होता है विद सोशल डिटेरियोरेशन, और जो स्किन गेम होता है वो डील करता है विद द ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी को एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास को, और जबकि लॉयल्टीज की बात करें ये डील करता है रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लीजिएगा कि जो एस्केप होता है वो फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि विश्वास और समझ से संबंधित है, और जो पीजियन है दोस्तों वो सामाजिक पतन यानी कि इसमें सोशल डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है साथियों पतन, किसी चीज का पतन हो जाना, और जो स्किन गेम है वो डील करता है ओल्ड एस्टैब्लिश यानी कि जो पुराने जमाने की स्थापित एरिस्टोक्रेसी या न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास होता है उससे। और जबकि अगर हम बात करें लॉयल्टीज की तो रेशियल प्राइड से ये संबंधित है। ठीक है, नस्लीय गौरव जिसे कहते हैं, या वर्ग सम्मेलन यानी कि क्लास कन्वेंशन। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज द फाइनेस्ट। ओके, उन्होंने क्या कहा, गाल्सवर्दी के बाद के नाटकों में सबसे बेहतरीन कौन सा है। फाइनेस्ट सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा ऑफ गाल्सवर्दी के लेटर ड्रामा। लेटर ड्रामा का मतलब होता है बाद के जो भी नाटक लिखे, बाद के नाटकों में इनमें सबसे बेहतरीन कौन सा है, सबसे फाइनेस्ट कौन सा है, वो ऑप्शन आपको बताना है। तो वो कौन सा है, लॉयल्टीज। किसको ध्यान बनाए रखना है दोस्तों, लॉयल्टीज को, और लॉयल्टीज को आपको पढ़कर भी जाना है। देखो सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, ठीक है, इसके बाद में जस्टिस है, लॉयल्टीज है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जॉन गाल्सवर्दी की फोर साइड सागा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एस्केप वाज पब्लिश्ड। एस्केप जो पब्लिश हुआ था वो 1926 में, पीजियन जो आया था 1912 में, स्किन गेम 1920 में, लॉयल्टीज जो आया था वो 1922 में। लेकिन जो लॉयल्टीज था वो इनका सबसे अच्छा बाद के नाटकों में से सबसे बेहतरीन नाटक था। ठीक है, गाल्सवर्दी इज
41 नंबर पे देखिए गाल्सवर्दी क्या हैं। तो गाल्सवर्दी की अगर हम बात करें, रिलेस्ड होते हैं, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिलेस्ड का मतलब होता है यथार्थवादी, माइन्यूट का मतलब वैसे तो सूक्ष्म, और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। अगला देखो जरा, इसको थोड़ा सा पढ़ करके देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है और अच्छा समझ आएगा आपको। हमने क्या बताया, गाल्सवर्दी जो है वो रिलेस्ड होते हैं और बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। ठीक है, इसके बाद थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से ही कैंपेन्ड, उन्होंने कैंपेन चलाया था फॉर अ वैरायटी ऑफ कॉजेज इंक्लूडिंग प्रिजन रिफॉर्म, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इनका प्रिजन रिफॉर्म। ठीक है, वुमेन्स राइट, एनिमल वेलफेयर एंड अपोजिशन ऑफ सेंसरशिप, तो इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। गाल्सवर्दी एक यथार्थवादी, सूक्ष्म और नाजुक दोनों थे। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने जेल में सुधार, महिलाओं के अधिकार, पशु कल्याण और सेंसरशिप के विरोध में कई मुद्दों पर उन्होंने कैंपेन चलाया, कई मुद्दों पर उन्होंने अभियान चला रखा था। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। 42 नंबर पे एक बार देखो, जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल, जॉन गॉल्सवर्दी के जो नॉवेल हैं, आर चीफली ऑक्यूपाइड विद, चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से, ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यानी कि निम्नलिखित के प्रभाव और संघर्ष से भरे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जॉन गॉल्सवर्दी के जो नॉवेल्स होते थे, जो उपन्यास होते थे, वो मुख्य रूप से किस प्रभाव और संघर्ष से भरे होते थे। तो सी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। किसकी बात करेंगे, समाज पर जो क्लास ट्रेडिशन थी, वर्ग परंपरा थी, उससे भरे हुए होते थे। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बड़ा है, पढ़ लीजिएगा। After tentative beginnings, the personality of Galsworthy shows itself the island farces, in which the two main directions of his work appeared: the mental passivity, the lethargy of heart, and all selfishness of a class, a nation, a tradition. This analysis to British society in the shortened perspective with a few figures and brief episodes. अगर हम अस्थायी शुरुआत के बाद की बात करें तो गॉल्सवर्दी का जो व्यक्तित्व था आइलैंड फारसीज में दिखाई देता है, जिसमें उनके काम की जो वर्क होते थे उसकी दो मुख्य दिशाएं सामने आईं, एक मानसिक निष्क्रियता वाली, दूसरी हृदय की सुस्ती, और एक वर्क, एक राष्ट्र, एक परंपरा। ठीक है, ये सब कुछ आंकड़ों और संक्षिप्त प्रसंगों के संक्षिप्त परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश समाज का ये विश्लेषण करता हुआ नजर आता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा। 43 नंबर पे बात करते हैं। देखो, स्ट्राइफ ड्रामेटाइज किया गया, स्ट्राइफ जो है वो ड्रामेटाइज किया गया, यानी कि किस चीज को ड्रामेटाइज करता है। तो स्ट्राइफ में जो बात होती है वो किसकी होती है दोस्तों, स्ट्राइक की बात होती है, हड़ताल की बात होती है, जिसमें कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में हड़ताल दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, हड़ताल दिखाई जाती है दोस्तों। अगला हम बात करें नेक्स्ट, पढ़ के देखो जरा इसे। स्ट्राइप डील करता है विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसमें जो विरोध दिखाया जाता है वो बीच में किसके बीच में, कैपिटलिस्ट पूंजीपति और जो लेबरर्स वर्क होता है, वर्किंग क्लास होता है, उसके बीच में। लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक, बहुत लंबी चलने वाली जो हड़ताल होती है, डेट हैज बीन गोइंग ऑन एट दी, और एक कंपनी का नाम यहाँ पर दे रखा है जिस कंपनी में ये वर्कर हड़ताल कर रहे थे, उस कंपनी का नाम है एट दी टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स फैक्ट्री seems to come a sight by a settlement arrived at between the laborers and the capitalists. The strike continued throughout the whole of the winter season. मतलब ये जो स्ट्राइक होता है वो पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष से संबंधित है। टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स फैक्ट्री में लंबे समय से चली आ रही हड़ताल मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच एक समझौते के बाद सामने आती दिख रही है। हड़ताल पूरे शीतकालीन के दौरान जारी रही। 44 नंबर पे देखो एक बार,
अगर हम 44 नंबर की बात करें, नेम द क्रिटिक, उस क्रिटिक का नाम बताना है हु रिमार्क, जो रिमार्क करता है जस्टिस पे, और जस्टिस इनका 1910 में आया है। इज अ कमेंट्री अपॉन अ प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। मतलब ये हुआ कि उस आलोचक का आपको दोस्तों नाम बताना है जिसने ये कमेंट किया कि जो जस्टिस है उस काल के जेल प्रशासन पर एक टिप्पणी है, उस समय के जेल प्रशासन पर जो प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर एक टिप्पणी है, कमेंट्री है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो एसी बार्ड का है। किसका है? एसी बार्ड ने ये रिमार्क किया था जस्टिस पे। इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी ऑफ दैट पीरियड का मतलब होता है कि उस समय के, एसी बार्ड ने टिप्पणी की कि जस्टिस जो है उस समय के जेल प्रशासन पर एक कमेंट्री है, एक टिप्पणी है। और अगला क्वेश्चन देखो 45 नंबर पे अगर हम बात करें तो 45 नंबर पे क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, इनमें से कौन सा प्ले इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों। तो कौन सा प्ले जो है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा है? सिल्वर बॉक्स तो इनके द्वारा लिखा गया है, जॉय भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन मुझे लग रहा है बीवर्स और अ डॉल्स हाउस इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो सी और डी, सी और डी ध्यान बनाए रखना, कौन सा? सी और डी दोस्तों। इसमें दो ऑप्शन है जो कि दोनों ही वर्ग के जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखे गए। देखो दी बेवर्स जो है, बीवर्स जो है एक, ये भी एक प्ले है लेकिन ये एक जर्मन प्ले राइट थे, ओके, गरहार्ट हंटमैन इनके द्वारा इसको लिखा गया है। गरहार्ट हंटमैन के द्वारा 1922 में ये लिखा गया था। जबकि अ डॉल्स हाउस की बात करें तो इसको हेनरिक इब्सन ने लिखा है, जो कि 3 एक्ट प्ले है और 1879 यानी कि 1879 में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही प्ले जो है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखे गए। 40 नंबर पे देखो, जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे पहले प्ले का आपको नाम बताना है कि द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज आ, पहला प्ले जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा है दोस्तों? तो पहला प्ले मैं बता ही चुका हूं, इनका सिल्वर बॉक्स है। सिल्वर बॉक्स यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। सिल्वर बॉक्स इनका सबसे पहला प्ले है। ठीक है, जॉन गॉल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में आया। और इन विच द थेफ्ट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट पर्स, इसमें चोरी कर लिया जाता है एक प्रोस्टिट्यूट के पर्स को, और किसके द्वारा? एक रिच यंग मैन ऑफ अ गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार का एक धनी व्यक्ति होता है, इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ अ सिल्वर सीक्रेट केस, एक सिल्वर सीक्रेट बॉक्स होता है उसको फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स हाउस अ पुअर डेविल, ओके, विद डिफरेंस परसिक्यूशंस। मतलब ये हुआ गॉल्सवर्दी का सबसे पहला नावल, आपको पता लग गया होगा, जिसमें क्या होता है कि अमीर अच्छे परिवार के युवक के द्वारा एक वैश्या के पर्स को चोरी को अमीर आदमी के पिता के घर से एक सिल्वर सीक्रेट बॉक्स के चोरी के साथ रखा गया, और इसमें जो परिणाम होते हैं एक ही अपराध के लिए दोनों को अलग अलग सजा दी जाती है। ठीक है, अपराध दोनों ने ही चोरी का किया होता है, लेकिन जो सजा सुनाई जाती है जस्ट, ठीक है, वो अलग अलग होती है सिल्वर बॉक्स में। उन्होंने कहा इन विच प्ले, कौन से प्ले में जॉन गॉल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर, विलियम फॉल्डर को हम कौन से प्ले में देखते हैं? तो सिल्वर बॉक्स में दोस्तों। किस में देखते हैं? सिल्वर बॉक्स में। जो विलियम फॉल्डर नाम का, अरे यार क्या बोल रहा हूं, विलियम फॉल्डर नाम का जो व्यक्ति होता है वो जस्टिस में होता है। कहाँ? जस्टिस में। विलियम फॉल्डर अपीयर्स कहाँ? जस्टिस में दिखता है, जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा एक क्राइम प्ले है और 1910 में इसको लिखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी जस्टिस, जो कि 1910 में आया और ये क्या है? एक क्राइम प्ले है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन, और इसमें विलियम फॉल्डर जो होता है वो कौन होता है? एक जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है दोस्तों। कौन दिखाया जाता है? जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है, और इसी प्ले में ब्रिटिश जेलों की स्थितियों में सुधार के लिए एक
अभियान का ये प्ले क्या है, हिस्सा है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद 48 नंबर पे, जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू। जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू, ये 20th सेंचुरी के पोइट होते हैं। 20th सेंचुरी के दोस्तों ये पोइट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू 20th सेंचुरी। इट वाज अ इंग्लिश नॉवलिस्ट बुक, जो कि क्या है, एक इंग्लिश नॉवलिस्ट प्ले राइट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1932, ठीक है, जिनको 1932 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। 49 नंबर पे एक बार देख लो दोस्तों, 49 पे क्या कहा गया है, गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। जॉन गॉल्सवर्दी जो अपनी ट्रेजेडीज को लिखा करते थे, वो ट्रेजेडीज इनकी क्या कहलाती थी, तो इनकी जो ट्रेजेडीज हुआ करती थी वो सोशल ट्रेजेडीज हुआ करती थी। कैसी, सोशल ट्रेजेडीज, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज आर कॉल्ड क्या कहलाती हैं, सोशल ट्रेजेडीज कहलाती हैं, बिकॉज हिज प्लेज एड्रेस्ड द क्लास सिस्टम एंड सोशल इशूज, टू ऑफ द बेस्ट नोन बीइंग स्ट्राइफ 1909 की और द स्किन गेम 1920 की। मतलब ये हुआ भाई, सीधी सीधी बात यहाँ पर कह दी गई है, ठीक है, आप बस समझ लीजिएगा कि इनके नाटकों को सोशल ट्रेजेडीज क्यों कहा जाता था, इनकी ट्रेजेडीज को, क्योंकि उनके नाटक में वर्ग व्यवस्था और जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते थे, ये ज़्यादातर जो है क्लास सिस्टम और सोशल इश्यूज पर आधारित लिखा करते थे, ठीक है। इनमें से इनके सबसे दो प्रसिद्ध प्ले हैं, जिनमें स्किन गेम्स की बात करेंगे और स्ट्राइफ की बात करेंगे, ठीक है। 50 पे देखो, जॉन गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी किसके बेटा दिखाए जाते हैं, तो एक लॉयर के। इनके पिता भी लॉयर थे। अच्छा, इन्होंने खुद भी लॉ में पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। 1990 में ये 1890 में ये कॉल द बार आगे देखो, जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था, 1867 में, मृत्यु 1933 में। बाद सन ऑफ लॉयर, ये लॉयर के पुत्र थे और इन्होंने खुद भी लॉ किया था। कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ध्यान बनाए रखना। और 51 पे एक बार देख लो, 51 की बात करें, जॉन गॉल्सवर्दी ने बिगिन हिज लिटरेरी कैरियर एज। जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत कब से की, किस तरीके से की, जर्नलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, पोइट। तो ध्यान रखना, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, एज अ नॉवलिस्ट। जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ नॉवलिस्ट की एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 1897 में आई थी एज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। और फ्रॉम द फोर विंड्स इनका क्या था, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था एंड पब्लिश्ड वर्क, ठीक है। और इनका पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा था, जॉयसलिन था, जो कि 1898 में आया। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा था, तो आप नाम लोगे फ्रॉम द फोर विंड्स। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका पहला पब्लिश्ड नॉवेल कौन सा था, तो आप जॉयसलिन का नाम लोगे, जो कि 1898 में आया था। और नेक्स्ट देखो 52 नंबर पे, द लिटिल मैन, किसकी बात की गई, द लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्दी। जो लिटिल मैन है वो गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। ये है क्या, तो ये एक वन एक्ट प्ले है। इन्होंने 6 शॉर्ट प्ले लिखे थे, इन्होंने 6 शॉर्ट प्लेज लिखे हैं, और जिनको हम वन एक्ट प्ले भी बोलते हैं, ठीक है। लिटिल मैन जो कि 1921 में आया था, गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, ये वन एक्ट प्ले है, इसीलिए इसे शॉर्ट प्ले कहोगे, ठीक है। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर गॉल्सवर्दी भी फिनिश होते हैं। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर। देखो ये ध्यान बनाए रखिएगा, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, यानी कि लॉयल्टी जो है वो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करती हैं, टकराती हैं। ये किस नाटक का डायलॉग है, ये कौन से प्ले का संवाद है, नाटक का डायलॉग है। तो पहले तो आप ये ध्यान बनाए रखना, ये लॉयल्टीज में कहा गया है। कहाँ क्या गया, लॉयल्टीज में ध्यान बनाए रखना। और लॉयल्टीज कब आया था,
1922 में आया था। ठीक है, 1922 में। और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये प्ले बाई, तो किसके द्वारा, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। जरा इसको समझो। उन्होंने कहा दिस इज अ डायलॉग फ्रॉम जॉन गॉल्सवर्दीज प्ले लॉयल्टीज, और लॉयल्टीज कब आया, 1922 में। इट इज द फर्स्ट प्ले टू डील ऑनेस्टी एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिस्टिज्म ऑफ अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज। यह जॉन गॉल्सवर्दी के नाटक लॉयल्टीज का एक डायलॉग है, ये तो तुमको बता ही चुका हूं। इसमें क्या होता है बेसिकली समझिएगा कि जो डील करता है ऑनेस्टी एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिस्ट एंड इन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है, इसमें जो यूदी होते हैं, समाजों में यूदी विरोधी भावना की समस्या से ईमानदारी से और खुले तौर पर निपटने वाला पहला नाटक था जिसमें खुल करके इन समस्याओं पर बात की गई थी। तो आज का ये सीरीज भी समाप्त हो गई और मुझे लगता है जॉन गॉल्सवर्दी भी फिनिश हो गए। इनके बारे में थोड़ा बहुत और बताते रहेंगे। ठीक है, लॉयल्टीज, इसका बाद एक प्ले हम और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, लॉयल्टीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।